हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 5 सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को खत्म कर लिया था। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय दोनों खत्म हो गया है। आज लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, शेरशाह के राजस्व का सिद्धांत और प्रशासन शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य 47 इकाइयों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक पुनः कई परगनों में विभाजित थी। परगने में एक सिकदारान, एक कोषाध्यक्ष एवं हिसाब रखने के लिए एक हिंदू एवं एक फारसी लेखक होते थे। अगली बड़ी प्रशासनिक इकाई सरकार में एक तथा एक मुंसिफान होते थे, जो परगने के अधिकारियों के कार्य की देखभाल करते थे। अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्रों में अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए सुल्तान ने उन सब को हर 2 या 3 वर्षों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जो उसके शासन की अल्पकालीन अवधि के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। शासन की प्रत्येक शाखा की व्यक्तिगत देखभाल शेरशाह स्वयं करता था। अशोक तथा हर्ष के समान वह एक सूत्र के अनुसार कार्य करता था कि बड़ों को सदैव क्रियाशील होना शोभा देता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल अत्यंत विकसित था। यह विकास क्रमिक चरणों में हुआ। समय तथा मगर सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ कला व स्थापत्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देते थे। सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी प्रारंभिक दौर की स्थापत्य कला में देसी व इस्लामी वास्तु शैलियों की मिश्रण था। बाबर ने ईरानी शैली में ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण करवाया। अकबर काल के स्थापत्य का प्रथम उदाहरण हुमायूं का मकबरा है, जो कि विशाल द्विगुंबदीय प्रणाली से निर्मित है। इसे ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं। अकबरकालीन स्थापत्य कला हिंदू मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण थी। हिंदू व देसी विशेषताओं में राजपूत शैली, बौद्ध बिहार शैली, सहतीरों का प्रयोग, किलानुमा संरचना आदि प्रमुख हैं, जबकि दोहरा गुंबद, मेहराब नक्काशी, इस्लामिक पद्धति में चित्रांकन आदि ईरानी मुस्लिम शैलियों की विशेषताएं हैं। इस काल के स्थापत्य में गुंबद, मेहराब, संगमरमर का कम प्रयोग व लाल बलुआ पत्थर का ज्यादा प्रयोग मितव्ययिता को दर्शाता है। इस भवनों के निर्माण का उद्देश्य आवश्यकता, भावना, व्यवहारिकता तथा अध्यात्मवाद पर आधारित था, न कि अतिशय सौंदर्य के प्रदर्शन हेतु। इस काल के प्रमुख भवन फतेहपुर सीकरी स्थित जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, मरियम महल, पंच महल आदि हैं। अकबर के पश्चात मुगल स्थापत्य कला में इस्लामी पद्धति का प्रयोग बढ़ता ही गया। जहांगीर के काल में पच्चीकारी की नई विधि पित्रादुरा का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कीमती रत्नों व पत्थरों को संगमरमर पर जोड़ा जाता था। इसका उदाहरण इत्मादुद्दौला का मकबरा है। सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा 5 मंजिला इमारत है, जो कि भारतीय बौद्ध विहार व चीन की खमेर वास्तुकला से प्रेरित है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। इस युग में संगमरमर व पित्रादुरा का प्रयोग आम हो गया, जिसके कारण शाहजहां ने अकबरकालीन बलुआ पत्थर की कुछ इमारतों को संगमरमर में परिवर्तित कराया। अमरूदी गुंबद, दांतेदार मेहराब, चारों कोनों पर मीनार, बाग व झरने सम्मिलित संरचना आदि इस युग के भवनों की विशेषताएं थी। इस युग की इमारतों में
शान शौकत भव्यता की वजह से मौलिकता सजीवता की कमी रहती रही। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आदि इस काल के स्थापत्य कला के प्रमुख नमूने हैं। औरंगजेब के युग में स्थापत्य कला का ज़्यादा विश्वास नहीं हो सका। भवनों का इस्लामिक स्वरूप अधिक दृढ़ होकर उभरा। राबिया का मकबरा, बादशाही मस्जिद, लाल किले की मोती मस्जिद आदि प्रमुख इमारतें हैं। इस स्थापत्य कला को भारतीय कला के सम्मिश्रण एवं ईरानी कला और इस्लामिक कला के प्रभाव के आधार पर इंडो इस्लामिक शैली या मुगल शैली के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार से मुगल काल में कला व स्थापत्य का क्रमिक विकास हुआ, जो कि समयानुसार परिवर्तन के साथ दिखाई पड़ता है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के आदान प्रदान का प्रभाव मुगल कालीन कला व स्थापत्य के उदाहरणों से भी स्पष्ट होता है। इसके मिश्रण से एक नवीन और प्रशंसनीय शैली का विकास हुआ, जिसने मुगल कालीन कला व स्थापत्य को अद्वितीय रूप दिया। ये किसका आंसर था? मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं, इसका ये उत्तर था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या थीं? उत्तर, इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें निम्नवत थीं। पहला, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरा, कंपनी के अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। चौथा, यहीं से ब्रिटिश शासन की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि को देखते हैं। यह संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्नवत थीं। पहला, इलाहाबाद और कड़ा को छेड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया। दूसरा, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। तीसरा, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। चौथा, शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। प्रश्न 4 देखते हैं। विलेज अली की सहायता संधि के उद्देश्य क्या थे? उत्तर, सहायक संधि। पहले सहायक संधि देखते हैं क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप भारत में सहायक संधि का प्रारंभ डुप्ले प्रथम यूरोपियों ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। ज्ञातव्य है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधियों ने फरवरी 1804 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेडी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है, अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में विशिष्ट सेना को स्वीकार करना पड़ा। दूसरा, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान
करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। तीसरा, इसके बदले में अंग्रेजों विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेगा। चौथा, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन वे इसका पालन कम ही करते थे। पांचवा, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेगी। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। प्रश्न पांचवा है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित थी। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। प्रश्न संख्या 6 है, विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार। बेंटिक ने सामाजिक सुधार भी किए। कंपनी ने अभी तक भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया था। बेंटिक ने कंपनी की नीति बदली। बेंटिक ने सामाजिक क्षेत्र में निम्न कार्य किए। पहला क्या है, नर बलि पर रोक। भारत के कुछ भागों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने का प्रचलन था। मद्रास में अनार्य जातियां भूदेव को प्रसन्न करने के लिए जीवित मनुष्य की बलि देती थी। उड़ीसा के खोद लोगों में भी इस प्रथा का प्रचलन था। विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम को लागू करके इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया और मानव बलि पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, दासों की स्थिति में सुधार। दासों की स्थिति में सुधार 1833 ईस्वी में चार्ट एक्ट में यह प्रावधान किया कि दासों की स्थिति सुधारने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तदनुसार बेंटिक ने भी दास प्रथा को समाप्त के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। सरकारी सेवाओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काल से चली आ रही भेदभाव की नीति को बेंटिक ने समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार की गई तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिकों को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। विश्वास किया जाता है कि यह धारा बेंटिक के आग्रह पर ही इस चार्टर से सम्मिलित की गई थी। यद्यपि इसका तात्कालिक प्रभाव बहुत कम हुआ, परंतु सिद्धांत रूप में इसका बहुत महत्व था। चौथा क्या है, अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, उनसे कुछ फायदा भी हुआ। वो हमारे प्राचीन कृतियों को समाप्त किया। इसमें चौथा देखिए, चौथा क्या है, बाल हत्या को रोकना। बेंटिक ने बाल हत्या, जो कि एक क्रूर और भयानक कृत्य था, उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान में प्रचलित था, इसे रोकने का प्रयास किया। पांचवा, प्रेस की स्वतंत्रता। बेंटिक ने प्रेस
प्रतिबंधों को 1835 में समाप्त कर दिया। छठवां, सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। 1833 में यह कानून पारित किया। सातवां, ठगों का दमन। सामाजिक सामाजिक क्षेत्र। बेंटिंक का दूसरा सुधार ठगों का दमन था। यह कार्य करने के लिए कर्नल स्लीमेन को कहा गया। बड़ी चतुराई से एक के बाद एक दूसरे गिरोह पकड़े गए। ठग समाज के लिए अभिशाप थे। बेंटिक ने भारत के ठगों का विनाश किया। प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7, फौजीदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उत्तर, दीवानी मामला वह है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों पर अवलंबित क्यों न हो। यहाँ बात भी तात्विक नहीं है कि वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। जब ऐसे मामले में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह दीवानी वाद या मुकदमा कहलाता है। दीवानी अदालतों में काम बहुत रहता है और कुछ दीवानी मामले एक ही प्रकार के विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जैसे कृषि भूमि से संबंधित मामले, मोटरयान या रेल दुर्घटना से संबंधित मामले, या श्रमिकों व उनके नियोजकों के मध्य विवाद, सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामले आदि। इस तरह के मामलों की संख्या अधिक होती है। इस कारण से इनके संबंध में संसद ने विशेष कानून बनाकर इन्हें दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर करते हुए इनके लिए अलग से अभिकरण बना दिए हैं। वैसे प्रकृति में ये सभी मामले दीवानी मामले हैं। अब फौजदारी को देखते हैं। फौजदारी मामले किसे कहते हैं? आपराधिक या फौजदारी मामले। भारत में भारतीय दंड संहिता तथा अन्य बहुत से कानूनों के द्वारा कुछ कृतियों और कुछ अकृतियों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इन आपराधिक कृतियों और अकृतियों के लिए दंड निश्चित किया गया है। ये सभी मामले जिनमें किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए दंड दिए जाने हेतु विचारण किया जाए तो वे सभी मामले आपराधिक या फौजदारी मामले कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वारा प्रदान किए गए निर्णय की पालना नहीं करता है तो उसके इस आकृति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय करार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध मंच के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है तो यह मामला एक फौजदारी या आपराधिक या दांडिक मामला कहलाएगा और इसका विचारण फौजदारी मामलों की तरह होगा। ये था फौजदारी और दीवानी मामले। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 में पूछा गया था लघुत्तरी में। उत्तर, देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य अब 80% निर्धारित किया गया है। योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.2% से घटाकर अब 8.0 या 80% नहीं है, 8.0 यानी 8% कर दिया है। इस संशोधन के साथ 12वीं योजना के दस्तावेज को परिषद की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में स्वीकार किया गया। यह दूसरा अवसर है जब इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य घटाया गया है। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9.0% का निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में
सितंबर 2012 में घटाकर 8.2% किया गया था। देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 7.9% अनंतिम वार्षिक वृद्धि प्राप्त की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजित करने तथा देश में निर्धनता अनुपात में 10% बिंदु की कमी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य एक दृष्टि में: पहला, वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8.0%। दूसरा, कृषि क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10.0% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। तीसरा, योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य। चौथा, योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु को 1% 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात को 9.50 करने का लक्ष्य है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि आपको संसद के किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। देखते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संघ की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित का कार्य संसद करती है, इसलिए भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कानूनों का निर्माण करना है। कानून संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के समक्ष आते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, पहला साधारण विधेयक तथा दूसरा धन विधेयक। पहला साधारण विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्रियों अथवा संसद के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे पहले सदन में 3 वाचन से गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात संसद के दूसरे सदन में जाता है, यहाँ उसे उन्हीं सब प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति लेने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ, साधारण विधेयक का मतलब कि आप किसी भी सदन में इसको पारित पेश कर सकते हैं किसी भी मंत्री द्वारा। मंत्री द्वारा जब पेश किया जाएगा तो 3 तरह के उसमें वार्ता होंगी, उससे गुजरना पड़ता है, फिर वो दूसरी सदन में जाएगा, उसके बाद वहाँ से भी जब पास हो जाएगा तो लास्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तो वो नियम कानून बन जाएगा, वो विधेयक कानून बन जाता है। धन विधेयक के बारे में देखते हैं। दूसरा, धन विधेयक। संसद में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में वे ही सब स्तर होते हैं जिनसे होकर साधारण विधेयक गुजरता है। यह विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक पर विचार करके उसे लौटाना पड़ता है। इसके पश्चात इन्हें राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है तथा वित्त मंत्री द्वारा इसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए संसद द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति प्रायः अनुमति प्रदान कर देता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह विधेयक का रूप धारण कर लेता है। तो धन विधेयक साधारण विधेयक के जैसा ही होता है, बस अंतर ये होता है कि ये सिर्फ लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। मतलब सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, वो भी लोकसभा में पारित करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेके ही उनसे अनुमति लेके ही लोकसभा में पारित होता है। उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस पर विचार करके उसको लौटाना रहता है। उसके बाद लास्ट में फिर से सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति का। तो इसमें राष्ट्रपति अक्सर
सिग्नेचर कर देते हैं, वो फॉर्मेलिटी के रूप में होता है, क्योंकि पहले ही उनसे अनुमति लेके ही लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर उस पर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। पहला क्या है, ये तो पीछे हमने अति लघु उत्तरी में पढ़ा हुआ है, तो वही है, सारे जो कर होते हैं उसी से ही केंद्र सरकार की आय होती है। पहला क्या है इस करों में, निगम कर, इसको कंपनी कर भी कहते हैं। दूसरा आयकर, तीसरा संघ उत्पादन शुल्क, चौथा सेवा कर, पांचवा सीमा शुल्क, छठवां बैंक की ब्याज आदि। प्रश्न संख्या 11। अब लघु उत्तरी में लिखना होगा तो आप ये सब हेडिंग के रूप में लिख के इसमें थोड़ा सा लिख देंगे, तो ये लघु उत्तरी बन जाएगा। ये लघु उत्तरी में दिया है लेकिन छोटा सा में लिख दिया, तो इसका मतलब ये पहले आप इसको आप हेडिंग के रूप में लिख के और इसमें तीन चार लाइन लिख देंगे आप, तो ये लघु उत्तरी बन जाएगा। 2019 में ये पूछा भी हुआ है। प्रश्न संख्या 11। निम्न के विषयों में लिखिए। पहला क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम। ख, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम। ग, भारत के कुल राज्यों की संख्या। तो इसका उत्तर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद है। ख, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसमें राज्यों की संख्या 29 दिया है, लेकिन फिलहाल इस समय 28 राज्य हैं। तो आप ये लघु उत्तरी में दिया है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडिंग डाल के इनके बारे में कुछ लिख देंगे, और पंडित जवाहरलाल हेडिंग डाल के इनके बारे में थोड़ा लिख देंगे, और 28 राज्य हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक लाइन, चाहे एक एक लाइन तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 लाइन हो जाएगा। अब 28 राज्य लिख के किसी भी थोड़ा जितने के बारे में आपको आएगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, तो वो लघु उत्तरी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 12। हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ। उत्तर, हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य युद्ध। पहला, चौसा का युद्ध। हुमायूं शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेर शाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई, उसने भागकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई। दूसरा युद्ध देखते हैं इसका, कन्नौज का युद्ध। शेर शाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं एवं शेर शाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा बिरसाल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। केंद्र सूची के 4 प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। संविधान में केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची में दिए गए हैं। पहला रेलवे, दूसरा जल परिवहन, तीसरा हवाई जहाज, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग। ये 4 जो है मुख्य केंद्र सूची में आने वाले विषय हैं, और इसको लघु उत्तरी में वैसे ही करेंगे, लघु उत्तरी में लिखना होगा तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। प्रश्न संख्या 14। भारत के राष्ट्रपति के किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, ये 2017 में पूछा हुआ है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः इसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह भारत की जल थल एवं नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। भारत के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपालों और दूसरे देशों में
भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इतने काम हैं राष्ट्रपति के। इतने काम नहीं, काम तो और हैं, लेकिन ये मुख्य काम है जो किन्हीं दो को पूछा है तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे। और प्रश्न संख्या 15, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत की संकटकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुसार संकट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, युद्ध, आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट। युद्ध हो गया, आंतरिक अशांति हो गई कोई, या विदेशी आक्रमण हो गया से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट, ये पहला है। दूसरा, संवैधानिक संकट, अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाने से उत्पन्न संकट। तीसरा, वित्तीय संकट अथवा आर्थिक संकट। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। इस घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना जरूरी है। युद्ध या आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट की घोषणा होते ही राज्य सरकारों के सभी अधिकार संघ सरकार के हाथ में आ जाते हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों को कोई भी आदेश दे सकती है। नागरिकों के मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। अब तक राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के संकट की घोषणा कई बार की जा चुकी है। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर उस राज्य की विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है। उस राज्य का शासन राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी स्थिति में उसे उस राज्य का राज्यपाल अपने सलाहकारों की सहमति से राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है। इस प्रकार के संवैधानिक संकट के कारण अब तक भारत संघ के कई शासन चलाता है। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 16, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन इस प्रकार है। पहला, इस मैदान की रचना उर्वरक जलोढ़ मिट्टी से होती है, अतः यह मैदान विविध प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें जूट, चावल, गन्ना, गेहूँ, कपास आदि हैं। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी विकसित हैं। दूसरा, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तीसरा, ढाल कम होने के कारण इस मैदानी भाग की नदियाँ जल परिवहन के योग्य हैं। चौथा, इस मैदान के समतल होने के कारण रेल मार्गों का यहाँ सघन जाल बिछा है। पांचवा, इस मैदान को सभ्यता की जननी कहा जाता है। छठवां, नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद आदि महानगर एवं अनेक नगर इस भाग में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 17, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या तरीके अपनाए? उत्तर, भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में अंग्रेज सफल रहे। उन्होंने 100 वर्ष से भी कम समय में संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अपना आधार सुदृढ़ बनाकर उन्होंने अन्य भागों को जीता। और 1849 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार होने से वे पूरे भारत में स्वामी बन गए। कंपनी का शासन के समय हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उस समय इंग्लैंड में उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। भाप की शक्ति का पता लगाने तथा नए किस्म के करघों के आविष्कार से वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। शिल्पकारों के स्तर पर अब कारखानों ने कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में
तथा उससे बाहर व्यापार का विस्तार होने से जरूरत की वस्तुओं की मांग दिनों दिन बढ़ती गई। उस मांग की पूर्ति हेतु अधिक संख्या में कारखाने खुलते गए। इस प्रकार हाथ से माल तैयार करने वाले शिल्पकारों का स्थान मशीनों एवं कारखानों ने ले लिया। कारखानों के स्वामी बड़े उद्योगपति बन गए। उद्योग के क्षेत्र में इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत में संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित निश्चित करता है। इसका मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से चुनकर भेजता है। शेष 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यता वही होता है जो लोकसभा के सदस्य के लिए निश्चित की गई है। तो लोकसभा के सदस्य के लिए क्या निश्चित की गई है कि पहला तो ये इसका हो जाएगा कि उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। दूसरा कि वह भारत का नागरिक हो और वो सरकारी लाभ के पद पे न हो और पागल, कोड़ी और दिवालिया ना हो। ये कंडीशन होते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 19, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? उत्तर, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया एवं वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। संपूर्ण देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत में। तो ये रहे आज के 19 लघु उत्तरीय प्रश्न। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा ये आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो भी आप बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी डीएलएड करने वाले आपके दोस्त मित्र हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।